एक समय की बात है, दो बहनें थी, मंजिता और लरीना, जो एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। मंजिता मेहनती थी। वो अपने खाली समय में पिता के किराने की दुकान में काम करती थी। वही लरीना को घूमना फिरना और मौज मस्ती करना पसंद था। जब वो उब गई, वो नदी किनारे गई और नदी के पानी में देखते हुए उसने बालों में कंघी की। आज मैं फिर से बहन से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हूँ। एक दिन मंजिता और लरीना के पिता एक लंबी यात्रा पर चले गए, जहाँ से कभी वापस नहीं आए। हालांकि मंजिता पिता को जाते देखकर बहुत दुखी थी, लरीना खुश थी। अब रोज मैं सुबह तक नदी के किनारे बैठ सकती हूँ। उसके पिता के चले जाने के बाद मंजिता ने और मेहनत करनी शुरू कर दी। वो झाड़ू लगाती, दोपहर में स्वादिष्ट सूप बनाती और कपड़े धोती। लरीना का एकमात्र काम था बहन को तकलीफ देना। वो कालीन को गंदा करती, पके हुए सूप में ठंडा पानी डालती। सूप अभी भी ठंडा क्यों है? और ये कालीन गंदे क्यों हैं? मैंने अभी उन्हें साफ किया था। आप जिन जानवरों को खाना खिलाते हैं, उन्होंने गंदा कर दिया है। हो। एक दिन लरीना टहलने जंगल में निकली। वो केवल कच्चा फल तोड़ रही थी और उन्हें नदी में फेंक रही थी। इसी बीच एक बूढ़ी औरत जो धीरे धीरे चल रही थी उसके पास आई। नमस्कार सुंदर लड़की, मुझे भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ फल दोगी? लरीना ने बुढ़िया को बेस्वाद जंगली स्ट्रॉबेरी दी, जो उसने अभी अभी चुनी थी। आप इसे जितना चाहे खा सकती हैं, ये दुनिया की सबसे स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी है। बूढ़ी औरत ने जैसे ही वो स्ट्रॉबेरी खाई, उसके पेट में दर्द होने लगा। क्या ये स्ट्रॉबेरी स्वादिष्ट है? ओह, फिर भी धन्यवाद। जब लरीना घर लौट रही थी, बुढ़िया वहीं पर सो गई। जब मंजिता बाहर जंगल में सब्जियां चुन रही थी, उसने बूढ़ी औरत को देखा जो बीमार पड़ी थी। वो तुरंत उसे घर ले आई और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। ये महिला हमारे घर क्या कर रही है? उससे दुर्गंध आ रही है। ऐसा मत कहो लरीना, दादी बहुत बीमार है, हमें उसे स्वस्थ भोजन खिलाना चाहिए। मंजिता ने गर्मा गर्म सूप बनाया और बूढ़ी औरत के लिए हर्बल चाय भी। वहीं दूसरी ओर लरीना ने चुपके से सूप फेंक दिया और हर्बल चाय में मिट्टी डाल दी। लरीना, क्या तुमने हर्बल चाय में मिट्टी डाली? मुझे बताओ। नहीं, ये मैंने नहीं डाली, उस बूढ़ी औरत ने खुद डाल दी। थोड़े दिनों में बूढ़ी औरत ठीक हो गई। तुम एक नेक दिल लड़की हो मंजिता। यदि तुम कभी बीमार पड़ती हो तो इन ब्लूबेरी को रोज खाना, तुरंत ठीक हो जाओगी। मंजिता, जो घर के काम अकेले करते करते थक गई थी, अंत में बहुत बीमार पड़ गई और उसने बिस्तर पकड़ लिया। लरीना, क्या तुम ब्लूबेरी ला सकती हो जो उस दादी ने मुझे दी थी? लेकिन लरीना ने सभी ब्लूबेरी खुद खा ली थी। यहाँ कुछ नहीं है, तुम जिन पक्षियों को दाना डालती हो उन्होंने खाई होगी। मंजिता और भी सुस्त हो गई और पसीने से लथपथ हो गई। वहीं लरीना घर से निकल गई और बाल संवारने नदी पर चली गई। उस समय बूढ़ी औरत पुनः उसके सामने प्रकट हुई। अरे छोटी बच्ची, तुम्हारी बहन कहाँ है? वो अपने काम पर चली गई है, तुम्हें क्या करना है? बूढ़ी औरत को एहसास हुआ कि लरीना झूठ बोल रही थी। वो तुरंत मंजिता को देखने उसके घर गई। जब बूढ़ी औरत ने इस जवान लड़की को देखा जिसने उसकी मदद की थी, वो बीमार थी। वो बहुत परेशान हुई और बहुत देर तक रोती रही। लरीना, जो उन्हें खिड़की से देख रही थी, जोर से हंस दी। तभी बुढ़िया एक सुंदर परी में बदल गई। लरीना परी को देखकर बहुत हैरान हो गई।
वो खुशी खुशी घर में दाखिल हुई। तुम एक परी हो। मैंने तुम्हारे लिए अपना घर खोल दिया। अब मेरी इच्छा पूरी करो। मुझे दुनिया के सबसे सुंदर बाल दो। जल्दी करो। अब जादू का प्रयोग करो और मेरी इच्छा पूरी करो। परी ने लरीना को पहली बार देखा तो वो बूढ़ी औरत में बदल गई, देखने के लिए कि लड़की कैसी है। मैंने हमेशा तुम्हें मदद करने का एक मौका दिया, लेकिन तुमने हमेशा बुरा किया। उसी क्षण परी ने उसकी जादू की छड़ी घुमाई और लरीना के बाल जटाओं में बदल गए। आह! मेरे बालों को क्या हुआ? वे बहुत बदसूरत है। लरीना डर के मारे नदी के किनारे भाग गई और उसने बालों को देखा। उसके सिर के चारों ओर मक्खियां उड़ रही थी और उसकी जटाएं जमीन में धंस गई थी। मैं बहुत बदसूरत हो गई हूँ। अब मैं खुद को नहीं देखना चाहती हूँ। उस समय परी ने मंजिता को एक ब्लूबेरी खिलाया और मंजिता आखिर ठीक हो गई और उसने अपनी आंखें खोली। धन्यवाद परी, अब मुझे अच्छा लग रहा है। परी ने 2 बार उसकी छड़ी घुमाई और छोटी सी झोपड़ी एक शानदार महल में बदल गई। मंजिता को बड़ा आश्चर्य हुआ और जब उसने महल को देखा तो वो प्रभावित हुई। अच्छाई हमेशा पुरस्कृत होती है लड़की, और ये महल तुम्हारा प्रतिफल है। शुक्रिया परी। मेरी बहन के बारे में क्या? उसे क्या हुआ? तुम्हारी बहन हमेशा उसके बदसूरत प्रतिबिंब को नदी के पानी में देखती रहेगी। लेकिन मैं अपने बहन से बहुत प्यार करती हूँ। उसके बिना इस विशाल महल में रहने का क्या फायदा? हमें दोबारा हमारी झोपड़ी में सुखमय जीवन दे दो परी। मैं आपसे बस यही कामना करती हूँ। परी बहुत खुश हुई जब उसने मंजिता की बातें सुनी। सबसे पहले उसने आलीशान महल को दोबारा झोपड़ी में बदल दिया। बाद में वो लरीना के पास गई और उसकी जटाओं को उसकी जादुई छड़ी से दोबारा सुंदर बालों में बदल दिया। लरीना ने खुशी से मंजिता को गले लगाया। तुमने मुझे बचा लिया। मैं माफी मांगती हूँ। मैं अब अच्छी इंसान बनूंगी। मैं वादा करती हूँ। लरीना उस समय समझ गई कि लोगों की मदद करने की खुशी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि खुशी अधिक सुंदर हो जाती है जब बांटी जाती है। आलसी लड़की। एक बार की बात है, एक पिता और उसकी 2 जवान बेटियां दूर एक देश में एक साथ रह रहे थे। एक लड़की बहुत मेहनती थी और दूसरी बहुत आलसी। दीदी, क्या आप कभी मदद भी करती हैं? मैं बहुत थक गई हूँ। अरे नहीं, तुम पहले से ही सफाई कर रही हो। अब मैं अपने हाथ गंदे क्यों करूं? मेरे नाखून भी टूट जाएंगे। उनके बूढ़े पिता एक मेहनती इंसान थे, इसलिए हमेशा थक जाते थे। शाम को उनके पास सिर्फ सूप और कुछ रोटी ही खाने के लिए होती थी। एक दिन बूढ़े पिता ने अपनी बेटियों से एक निवेदन किया। मेरी प्यारी बेटियों, तुम जानती हो मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ, और मैं सोच रहा था कि अब तुम दोनों बड़ी हो गई हो और समय आ गया है कि तुम दोनों जिम्मेदारियां उठाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों कोई काम या नौकरी ढूंढो। आप सही कह रहे हैं। मैं कल जरूर कोई काम तलाश कर लूंगी। और तुम्हारा क्या मेरी बच्ची? मेरी बहन को नौकरी मिलनी चाहिए, ये उसकी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं घर का काम ज्यादा अच्छा करती हूँ। बूढ़ा अपनी बेटियों को इतना उत्सुक देखकर बहुत खुश था। अगले दिन जब मेहनती लड़की नौकरी की तलाश में घर से निकली तो उसके पिता उसके पास आए। मेरी प्यारी बच्ची, मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ। अगर कभी भी कोई तुमसे मदद मांगे तो उसे मना मत करना। हमेशा तट पर रहना और अपने काम से प्यार करना, और जो भी काम करो पूरी लगन से करना। धन्यवाद पिताजी, मैं आपकी सलाह कभी नहीं भूलूंगी। ये हुई ना बात मेरी बच्ची। मेहनती बेटी अपनी नौकरी खोजने निकल पड़ी, जबकि आलसी बेटी, जिसने कहा था कि वो घर का काम करेगी, उसने कुछ नहीं किया।
घर दिन ब दिन गंदा होता जा रहा था और भी गंदा। मेहनती लड़की कई दिनों तक पैदल चलती रही, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। कुछ दूर चलने पर मेहनती लड़की को सूखी शाखाओं और जड़ों वाला एक पेड़ दिखा। अरे जवान लड़की, क्या तुम मेरी सूखी शाखाओं को साफ कर दोगी और मेरी जड़ों में थोड़ा पानी दे दोगी? मेहनती लड़की ने पेड़ की सभी सूखी शाखाओं को तब तक साफ किया जब तक कि उसकी हथेलियां घायल नहीं हो गईं और अपने पीने के पानी से जड़ों को भी सींचा। धन्यवाद प्यारी लड़की, लेकिन अब तुम्हारे पास पानी नहीं बचा है। कोई बात नहीं, आपको मदद की जरूरत थी और मैंने आपकी मदद की। मैं अपने लिए पानी ढूंढ लूंगी। मेहनती लड़की अपने रास्ते पर आगे चलती रही। आगे उसे टूटे और बिखरे हुए हिस्सों के साथ एक चूल्हा मिला। अरे सुंदर लड़की, क्या तुम मेरी मरम्मत कर दोगी ताकि मैं बेहतर दिखूं? मेहनती लड़की ने मुट्ठी भर मिट्टी ली और चूल्हे की सभी दरारों को अच्छे से भर दिया। धन्यवाद प्यारी लड़की, लेकिन तुम मेरी वजह से इतनी गंदी हो गई। ओह कोई बात नहीं, कपड़े मायने नहीं रखते। आपको मदद की जरूरत थी, मैंने मदद की। मेहनती लड़की उस नए से चूल्हे को छोड़कर अपने रास्ते पर चलती रही। थोड़ी देर बाद एक प्यारा मेमना दिखाई दिया, लेकिन वो काला था, सिर से पांव तक कोयले की तरह। हेलो प्यारी लड़की, मैं गलती से कोयले में घुस गया और गंदा हो गया। तुम मुझे नहला दोगी क्या? मेहनती लड़की ने मेमने को झील के किनारे नहला दिया। मेमना पहले की तरह सफेद हो गया और चमक उठा। धन्यवाद, लेकिन तुम मेरी वजह से भीग गई। तुम्हें मदद की जरूरत थी, मैंने मदद की। मैं पहले से ही बहुत गंदी थी, अब मैं साफ हो गई। मेहनती लड़की अपने रास्ते पर चलती रही। जब अंधेरा हुआ तो उसे एक सुंदर घर मिला। ओह, जहां 7 परियां रहती थी। मेहनती लड़की घर में दाखिल हुई। हेलो, मैं आपके घर बिना अनुमति के आने के लिए क्षमा चाहती हूँ। मैं एक युवा लड़की हूँ जिसे काम की तलाश है। तुम चाहो तो यहाँ काम कर सकती हो जवान लड़की। हमारे घर में 7 कमरे हैं। तुम्हें हर दिन सिर्फ 6 कमरे साफ करने होंगे, लेकिन 7वें कमरे में भूल कर भी मत जाना। मेहनती लड़की ने नौकरी स्वीकार कर ली। जैसा कि परियों ने कहा था, वो पूरे 1 साल तक हर दिन 6 कमरों की सफाई करती रही। उसने कभी 7वें कमरे में प्रवेश नहीं किया। और जब उसके पास काफी पैसे जमा हो गए तो उसने परियों से घर लौटने की अनुमति मांगी। बेशक जवान लड़की, तुम घर जा सकती हो। मैं हैरान हूँ कि तुमने 7वें कमरे में कभी प्रवेश क्यों नहीं किया। मुझे अपने काम पर गर्व है। मेरे पिता कहते थे कि अपना काम हमेशा ठीक से करो, चाहे कुछ भी हो। मेरे यहाँ रहते हुए मेरा काम सिर्फ 6 कमरों की सफाई करना था और यही मैंने किया। हम तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत के लिए इनाम देना चाहते हैं। चलो आओ हमारे साथ। परियों ने युवा लड़की को 7वें कमरे में प्रवेश करने के लिए कहा। जब लड़की अंदर गई तो उसने चांदी और सोने के ढेर सारे सिक्के देखे। अब तुम इन सिक्कों के बीच घूमो और जितने भी सिक्के तुमसे चिपक जाएंगे वो तुम्हारे होंगे। मेहनती लड़की सिक्कों में बाएं से दाएं घूम गई। वो बिल्कुल किसी स्टार की तरह लग रही थी जिस पर पैसे लगे हुए थे। फिर मेहनती लड़की परियों को छोड़कर घर लौटने लगी। रास्ते में उसे मेमना मिला जिसे उसने पहले नहलाया था। मेमना मोतियों से ढका हुआ था। मैं आपकी मदद को भूला नहीं प्यारी लड़की। लो, जितने चाहे मोती ले लो। मेहनती लड़की ने मेमने को धन्यवाद दिया
और अपनी बाहों और गर्दन को मोतियों से ढक लिया और अपने रास्ते पर चलती रही। चलते चलते अब वो चूल्हे के पास पहुंची जिसकी उसने जाते वक्त मरम्मत की थी। आपने मेरी जो मदद की उसे मैं नहीं भूला प्यारी लड़की। लो, मेरी गर्मा गर्म रोटियां और केक तुम्हारे हैं। मेहनती लड़की ने चूल्हे द्वारा दी गई रोटियों में से कुछ खा ली और उसमें से कुछ घर के लिए रख ली और अपने रास्ते पर चलती रही। थोड़ा आगे चलने पर उसे पेड़ दिखाई दिया जिसकी डालियां फलों से ढकी हुई थी। इधर आओ प्यारी लड़की, तुमने जो मदद की उसके लिए मैं आभारी हूँ। ले लो, मेरे सारे अंगूर तुम्हारे हुए। मेहनती लड़की ने धन्यवाद दिया और पेड़ से विदा लेकर चलने लगी। बहुत बहुत धन्यवाद, कितना फलदायी अनुभव है। उसके पिता और आलसी बहन ने दरवाजे पर उसका अभिवादन किया। लड़की की गठरी सोने और मोतियों से भरी हुई थी। आलसी बहन को बहुत जलन हुई जब उसने देखा कि उसकी बहन इतनी अमीर हो गई है। उन सिक्कों को देखो, मुझे नौकरी पाने के लिए एक अमीर परिवार की तलाश करनी होगी। अगर मेरी बहन के पास मोती है तो मुझे पन्ने मिलेंगे। आलसी लड़की ने अपने पिता से कहा कि वो नौकरी की तलाश में घर से जा रही है। ठीक है मेरी बच्ची, पर तुम तो घर पे भी काम नहीं कर पाती, तो फिर तुम्हें बाहर कैसे काम मिलेगा? आलसी लड़की अपने पिता की बात को पूरा सुने बिना ही चली गई। वो दिन रात चलती थी। थोड़ा और चलने पर वो सूखी शाखाओं वाले पेड़ के पास आई। पेड़ ने लड़की से मदद मांगी। कैसी हो जवान लड़की, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मैं इस धूप में तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, मेरे बाल खराब हो जाएंगे। बाय। आलसी लड़की आगे बढ़ गई। थोड़ा और चलने पर उसे आगे एक टूटा और बिखरा हुआ चूल्हा दिखाई दिया। चूल्हे ने उससे मदद मांगी। मैं अपने कोमल और नाजुक हाथों को तुम्हारे लिए गंदा नहीं कर सकती, मेरी नेल पॉलिश खराब हो जाएगी। बाय। आलसी लड़की ने चूल्हे की भी मदद नहीं की। तब उसे एक मेमना मिला जो काले कोयले की तरह गंदा था और मेमने ने उसे स्नान कराने के लिए कहा। छी छी छी, मेरे रास्ते से हट जाओ कल्लूटे। आलसी लड़की भाग गई। क्या आलसी भेड़ का बच्चा है, खुद को धो भी नहीं सकता। और आलसी लड़की जल्द ही एक बड़े घर में आ गई। आलसी लड़की ने इसका फायदा उठाया और घर की मालकिन 7 परियों से काम मांगा। मुख्य परी ने उसे 1 साल रहने और सिर्फ 6 कमरे साफ करने के लिए ही कहा। भूलो मत जवान लड़की, तुम कभी भी 7वें कमरे में दाखिल नहीं होगी। आलसी लड़की ने महीनों तक अनमने मन से 6 कमरों की सफाई की। हालांकि एक दिन उसने अपनी जिज्ञासा के चलते 7वें कमरे में प्रवेश किया। सोने और चांदी के सिक्कों की बजाय अंदर मधुमक्खियां और चमगादड़ थे। मधुमक्खियों ने आलसी लड़की को इस तरह से काटा कि वो चारों ओर से जख्मी हो गई। वो बहुत दुखी थी। लड़की तुरंत वहां से चली गई और घर की ओर भागने लगी। जैसे ही वो दौड़ी, उसने मेमने को देखा, जिसके मदद के अनुरोध को उसने ठुकरा दिया था। मेमना मोतियों से ढका हुआ था। लड़की कुछ मोती पाने के लिए मेमने को पकड़ना चाहती थी, लेकिन मेमना उससे दूर भाग गया। लड़की चलती रही। वो बहुत थक गई थी। उसी पल उसे चूल्हा मिला, जिसकी मदद के अनुरोध को उसने ठुकरा दिया था। चूल्हे पर ताजी गरम रोटियां और ब्रेड थे। जब लड़की ने रोटी का एक टुकड़ा लेना चाहा, तो चूल्हा गर्म हो गया
और आलसी लड़की के हाथ जल गए। जब आलसी लड़की वहां से भागी तो वो पेड़ के पास पहुंची जिसे उसने मदद करने से मना कर दिया था। पेड़ की डालियों पर फलों के गुच्छे थे। जब आलसी लड़की ने कुछ अंगूर लेने की कोशिश की तो पेड़ दाहिनी ओर झुक गया। लड़की दाईं ओर दौड़ी, लेकिन इस बार पेड़ बाईं ओर झुक गया। इधर उधर भागते भागते वो थक गई। आलसी लड़की ने आखिरकार फल खाने का इरादा ही छोड़ दिया। वो पूरे 2 दिन तक बिना रुके चलती रही और आखिरकार घर पहुंच गई। उसके पिता और बहन ने आलसी लड़की को गंदे कपड़ों में घर लौटते और घायल हालत में देखा और वे बहुत हैरान हुए। आलसी लड़की ने बड़े पछतावे के साथ जो कुछ हुआ था उन्हें बताया। मुझे विश्वास नहीं होता कि ये इतना दर्द देता है। मेरी प्यारी बहन, अब तुम समझ गई कि मेहनती होना कितना जरूरी है। याद रखो बेटी, अगर जीवन में ईमानदार और मेहनती बनोगी तो तुम्हें इनाम जरूर मिलेगा। उस दिन के बाद आलसी लड़की फिर कभी आलसी और कामचोर नहीं रही। दोनों बहनों ने कड़ी मेहनत की और उन्हें अच्छा फल मिला और इस छोटे से परिवार का जीवन सुख, शांति और खुशियों से भर गया। लाल जूते। एक समय की बात है, बहुत दूर एक देश में कैरन नाम की एक बहुत ही प्यारी लड़की रहती थी। वो अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहती थी और बहुत ही खुश मिजाज लड़की थी। वो अपनी माँ से वो सब कुछ पूछती थी जिसके बारे में वो जानना चाहती थी। माँ, आकाश में ये छोटी छोटी बत्तियाँ क्या हैं? वे सितारे हैं कैरन। पृथ्वी पर रहने वाला हर व्यक्ति आखिर में एक तारे में बदल जाता है और हमेशा के लिए आकाश में चमकता है। कैरन के पास केवल एक खिलौना था, एक जोड़ी कपड़े और एक जोड़ी लकड़ी की चप्पलों की थी जो वो सड़क पर पहनकर घूमा करती थी। उसकी माँ ने उसके लिए जो लकड़ी की चप्पलें बनाई वे आरामदायक नहीं थी, लेकिन उसके पास केवल वही थी। एक दिन कैरन की माँ बहुत बीमार हो गई, इसलिए कैरन अपनी माँ के लिए दवा खरीदने के लिए शहर गई और रास्ते में उसे सड़क किनारे एक डिब्बे में लाल जूतों का एक जोड़ा मिला। जूते इतनी खूबसूरती से चमक रहे थे कि कैरन उन्हें अपने साथ घर ले आई। देखो माँ, मुझे इस सड़क के किनारे मिले। कितने सुंदर है ना ये, जैसे मेरे लिए ही बने हो। ये किसी और के हो सकते हैं कैरन, तुम्हें उन्हें तुरंत वापस दे आना चाहिए। पर अगर उनका मालिक होता तो वो उन्हें बॉक्स के साथ ऐसे थोड़े ही छोड़ता। हो सकता है ये मालिक से गलती से गिर गए हों। तो उसे इन्हें ऐसे नहीं गिराना चाहिए था। मैंने इन्हें ढूंढा है, अब ये मेरे जूते हैं। बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। हो सकता है मैं अभी तुम्हारे लिए नए जूते ना खरीद पाऊं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम किसी दूसरे के जूते सिर्फ इस वजह से पहनो। प्लीज जिद्दी मत बनो, वादा करो कि तुम ये लाल जूते नहीं पहनोगी। कैरन ने दुखी होकर अपनी माँ से लाल जूते न पहनने का वादा किया और उन्हें अपने बिस्तर के नीचे छिपा दिया। महीनों बीत गए। एक दिन जब तक कैरन घर आई और उसे अपनी माँ घर में कहीं नहीं मिली, उसने घर में हर जगह देखा, जब तक कि उसे एहसास नहीं हुआ कि उसकी माँ आकाश में एक चमकीला तारा बन गई है। अगले दिन अपनी माँ के अंतिम संस्कार के लिए जाते समय कैरन ने वही लाल जूते पहने। अंतिम संस्कार में आए लोग कैरन के जूतों से नजरें नहीं हटा सके। इतना अनादर! इस लड़की ने अंतिम संस्कार में लाल जूते पहने। लेकिन कैरन ने परवाह नहीं की, क्योंकि उसे अपने जूते बहुत पसंद थे। तभी एक नेक दिल बूढ़ी औरत कब्रिस्तान के पास से गुजर रही थी। इस बूढ़ी औरत को पता चला कि ये छोटी बच्ची अब अनाथ हो गई है। उसने उसे गोद लेने की इच्छा जाहिर की।
मेरे साथ आओ सुंदर लड़की। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम बड़ी होकर सुंदर और सफल औरत बनो। इसलिए कैरन कई वर्षों तक बूढ़ी औरत के साथ रहने के लिए चली गई। कैरन, आपने अपनी माँ के अंतिम संस्कार के बाद से ये जूते पहन रखे हैं। अब आप इन्हें उतार दें, ये बहुत गंदे हो चुके हैं। नहीं, मुझे अपने लाल जूते पसंद हैं। ओह कैरन, इतनी जिद्दी मत बनो। चलो अपने जूते बदलो, मैं और अच्छे जूते खरीद दूंगी, मैं वादा करती हूँ। कैरन उस बूढ़ी औरत को नाराज नहीं करना चाहती थी जिसने उसे गोद लेने की दयालुता दिखाई थी। इसलिए उसने आखिरकार अपने लाल जूते उतार दिए और उन्हें फेंक दिया। कुछ दिन बीते। एक दिन कैरन अपने नए कमरे में नए कपड़े और खिलौनों के साथ खेल रही थी और बूढ़ी औरत उसके लिए नई जोड़ी जूते ले आई। लेकिन कैरन को ये जूते बिल्कुल पसंद नहीं आए। लेकिन ये नीले हैं, बहुत भद्दे, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आने वाले कई वर्षों तक कैरन अपने लाल जूतों को बहुत याद करके रोती रहती। वो बड़ी होकर एक खूबसूरत युवती बन गई, लेकिन उसका जिद्दी रवैया कभी नहीं बदला। यहाँ तक कि जब बूढ़ी औरत उसके लिए तोहफे लाती तो भी नहीं। मैं ये सब नहीं पहनती। लेकिन मैंने इसे तुम्हारे लिए बुना है। मैं ये खाना कभी नहीं खाऊंगी। मेरे लिए फ्रेंच फ्राइज बनाओ। कम से कम एक टुकड़ा खाकर तो देख लो बेटी। बूढ़ी औरत कैरन के जिद्दी और नक चढ़े रवैये से बहुत थक गई थी, लेकिन फिर भी उसने उसके लिए फ्रेंच फ्राइज बनाई। जैसे ही वो अंदर आई, कैरन नीले जूते उतार रही थी जिनके लिए वो अब बड़ी हो चुकी थी। देखो, मेरी सारी चीजें अब छोटी हो गई हैं। मैं बड़ी हो गई हूँ। कोई बात नहीं, तो चलो तुम्हारे लिए नए कपड़े और नए जूते खरीदते हैं बेटा। फिर बुढ़िया और कैरन दुकान पर गए। ओह देखो, मेरे पसंदीदा लाल जूतों की तरह, ये तो मेरे पास होने ही चाहिए। कैरन, आपको फैंसी लाल जूतों की जरूरत नहीं है। आपको ऐसे जूते पहनने चाहिए जिन्हें पहनकर तुम अच्छी लगो, किसी के अंतिम संस्कार में भी पहन सको। मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक जोड़ी जूते खरीद सकती हूँ। चलो उन काले वालों को खरीदते हैं और घर चलते हैं। मुझे परवाह नहीं है। अगर तुम दोनों जोड़ी जूते नहीं खरीदोगी तो मैं आपसे हर जगह नंगे पांव जाऊंगी। ओ छोटी लड़की, काश तुम इतनी जिद्दी ना होती। बूढ़ी औरत ने कैरन के लिए काले जूते खरीदे और अपने आखिरी पैसों को उसे खुश करने के लिए लाल जूते खरीदने में खर्च दिया। उन्हें अब पैदल ही घर जाना पड़ा। रास्ते में बुढ़िया के पैरों में बहुत दर्द होता रहा और वो बिगड़ी हुई कैरन को सहन नहीं कर पा रही थी। पर कैरन को कोई परवाह नहीं थी। वो अपने नए लाल जूतों के साथ घर गई। एक दिन बुढ़िया ने कैरन से कहा कि उन्हें शहर में एक अंतिम संस्कार में शामिल होना है। कैरन, तुम्हें अपने काले जूते ही पहनने हैं, नहीं तो अंतिम संस्कार में बेइज्जती होगी। कैरन ने अपने कमरे में काले जूतों की ओर देखा और फिर चमकीले लाल जूतों को, और उसने लाल जूते पहनना चुना। जब वे घर से निकले तो उसने उन्हें अपनी स्कर्ट से ढक दिया ताकि बूढ़ी औरत को जूते दिखाई ना दें। हालांकि अंतिम संस्कार में सभी ने कैरन के जूते उसकी स्कर्ट के नीचे चमकते हुए देख लिए थे। उन्होंने अंतिम संस्कार में कैरन के लाल जूतों के बारे में कानाफूसी की कि ऐसे मौके पर ऐसे जूते पहनना कितनी शर्म की बात है। ये बात जब बुढ़िया के कान में पड़ी तो उसे बहुत गुस्सा आया। तुमने मेरी बात नहीं मानी और फिर से लाल जूते पहन लिए। तुम बहुत जिद्दी हो कैरन। कुछ तो अकल की बात करो। हमेशा बेइज्जती करवाती हो। उसी समय वहां से गुजर रहा एक सुंदर नौजवान कैरन की सुंदरता पर मोहित हो गया। वो उसके पास आया और अपने घुटनों के बल बैठ गया और उसे प्रणाम किया।
तुम कितनी सुंदर हो और इन जूतों में और भी खूबसूरत लग रही हो। मेरे प्रिय, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। आप बहुत अच्छा नाचती होंगी। मैं आज रात आपको महल की डांस नाइट में आमंत्रित करता हूँ, जरूर आइएगा। राजकुमार की पेशकश की खुशी के साथ कैरन खुशी से नाचने लगी, लेकिन कुछ देर बाद कैरन डांस करना बंद नहीं कर पाई। मैं अपने पैरों को रोक क्यों नहीं पा रही हूँ? क्या हो रहा है? कैरन डांस करते करते बूढ़ी औरत और राजकुमार से दूर चलने लगी। कैरन, वापस आ जाओ। भले ही राजकुमार ने कुछ समय के लिए कैरन का पीछा किया, पर वो बहुत दूर निकल गई। कैरन के लाल जूते कैरन से भी अधिक जिद्दी निकले। वे उसे पहाड़ की चोटी तक ले गए और 3 दिन तक दिन रात उसे नचाते रहे। कैरन के पैरों में इतनी चोटें लग गई थी कि वो पैर रखते हुए भी दर्द से चिल्लाती थी। कीचड़ में फंसने के बावजूद और कांटेदार सुइयां चुभने के बावजूद जूते नाचते रहे। बस हो गया, मैं बहुत थक गई हूँ। मैं आपसे इतनी जिद नहीं करूँगी। मैं वादा करती हूँ। प्लीज रुक जाओ जूतों, प्लीज रुक जाओ। और जब कैरन ने कहा कि वो अपनी सारी जिदें छोड़ देगी, लाल जूते उसके पैरों से कूद गए और कैरन भी जमीन पर गिर गई और लाल जूते उसके बिना भी नाचते रहे। कैरन को एक छड़ी मिली और वो दर्द से लंगड़ाते हुए किसी तरह घर पहुंची। उसकी टांगों में बहुत दर्द हो रहा था। अपना घर देखकर वो खुशी से रोने लगी। बूढ़ी औरत ने दरवाजे पर उसका स्वागत किया। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। मैं जानती हूँ मैं बहुत जिद्दी लड़की थी, लेकिन मैं वादा करती हूँ अब मैं वैसी नहीं रहूंगी। कैरन की जिद छोड़ने के बाद चीजें बेहतर होने लगीं। एक दिन किसी ने दरवाजा खटखटाया। वो कोई और नहीं, वही युवा और सुंदर राजकुमार था। ओह, तुम यहाँ हो कैरन। मैंने तुम्हें पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम बहुत तेज नाचती हो। तुम्हें कैसे कर लेती हो? कैरन सुंदर और नौजवान राजकुमार को देखकर खुश हो गई। उस दिन से दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। कैरन ने जिद को पीछे छोड़ते हुए एक सुखी और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत किया। द गूज गर्ल। एक बार की बात है, एक रानी और उसकी बेटी देश के सबसे खूबसूरत महल में एक साथ रहते थे। राजकुमारी की एक परी थी जिसे वो बहुत प्यार करती थी। इस परी ने हमेशा उसकी रक्षा की। एक दिन जब राजकुमारी की शादी की उम्र हो गई, तो उसने दूसरे देश के राजकुमार से मिलने जाने का फैसला किया। रानी ने चलते वक्त अपनी बेटी को अपने साथ ले जाने के लिए गहनों का एक डिब्बा दिया। अगर रास्ते में किसी को पता चलता है कि आप राजकुमारी हैं, तो आपके साथ बुरा हो सकता है बेटी। इसलिए किसी सैनिक की बजाय मेरी एक सहायक तुम्हारे साथ रहेगी। अच्छी परी के पास राजकुमारी के लिए उपहार भी थे। उसने उसे फलादा नाम का एक बोलने वाला घोड़ा दिया। मैं सड़क पर दौड़ने के लिए तैयार हूँ मेरी राजकुमारी। एक और चीज है जो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ मेरी राजकुमारी। परी ने राजकुमारी को एक रुमाल दिया जिस पर 3 सितारे थे। ये जादुई रुमाल है राजकुमारी, इसे हमेशा अपने पास रखें और जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करें। राजकुमारी ने अलविदा कहा और फलादा पर बैठ गई और उसकी सहायक एक गधे पर। कुछ घंटे बाद राजकुमारी जंगल की सड़क पर चल रही थी। वो बहुत थक गई थी, इसलिए उसने कुछ आराम करने की सोची। ओह, मुझे बहुत प्यास लगी है। हमारे पास पानी है ना? मुझे दोगी थोड़ा? सहायक लड़की ने पानी पीकर खत्म कर दिया था।
क्षमा करें राजकुमारी, लेकिन मुझे भी बहुत प्यास लगी थी, इसलिए मैंने वो सब पी लिया। अपने लिए ढूंढ लो, मैं नौकर नहीं हूँ। राजकुमारी सहायक के ऐसे अभद्र व्यवहार को देखकर बहुत हैरान थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वे सड़क पर चलते रहे। कुछ समय बीत जाने के बाद राजकुमारी रुक गई। शाही सहायक, क्या आप मुझे उस फव्वारे से पानी लाकर देंगी प्लीज? क्षमा करें राजकुमारी, लेकिन मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ। आप अपने घोड़े से उतरिए और अपना पानी खुद पी लीजिए। राजकुमारी और फलादा की नजरें मिली। एक बात कहूँ, मुझे ये सहायक लड़की कुछ ठीक नहीं लग रही। इसकी मौजूदगी में सावधान रहे। राजकुमारी अपने घोड़े से नीचे उतरी और उसने खुद ही तालाब से पानी लेकर पिया। उसकी जेब में रखा जादुई रुमाल अचानक बोलने लगा। मेरी राजकुमारी, सावधान रहो, ये सहायक लड़की खतरनाक है। लेकिन जैसे ही राजकुमारी पानी पीने के लिए झुकी, उसका जादुई रुमाल पानी में गिर गया। ओ नहीं! पानी में बहते जादू के रुमाल को देखकर सहायक लड़की ने मौका देखा। अब आपके पास कोई और शक्ति नहीं बची है। अब से मैं सभी आदेश दूंगी और आप वही करेंगे जो मैं कहूंगी। अब राजकुमारी के कपड़े उतारो और मुझे दे दो। अगर तुम लोगों ने किसी को सच बताया तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगी। सहायक लड़की ने न सिर्फ राजकुमारी के कपड़े पहने, बल्कि वो उसके घोड़े फलादा पर भी चढ़ गई और आगे बढ़ने लगी। दूसरी ओर असली राजकुमारी अब गधे पर चढ़ गई थी और धीरे धीरे वो उसके पीछे चलने लगी। कुछ देर बाद वे दोनों राजकुमार के महल में पहुंची। जब राजकुमार ने उनका स्वागत किया तो उसने सोचा कि सहायक लड़की राजकुमारी है और उसे अंदर आमंत्रित कर लिया, जबकि असली राजकुमारी बाहर खड़ी रही। ठीक है मेरे राजकुमार, वो सिर्फ एक नौकरानी है। उसे हमारे साथ महल में अंदर आने की जरूरत नहीं है। अच्छा होगा कि आप उसे कोई नौकरी दे दें, ताकि वो अपनी नौकरों वाली औकात ना भूले। राजकुमार ने वैसा ही किया और उसे कॉनराड नाम के एक लड़के से मिलवाया, जो हंसों का रखवाला था। कॉनराड की मदद करके आप भी हंसों का चरवाहा बन सकती हैं। मेरे राजकुमार, मेरा आपसे एक और अनुरोध है। क्या आप इस क्रोधी घोड़े को बांध सकते हैं? बेहतर होगा आप उसे जंजीरों में बांध दें। उसने मुझे यहाँ तक आते आते मार ही डाला होता। तो राजकुमार ने एक सहायक को बुलाया और उसे घोड़े को एक खलिहान में बांधने का आदेश दिया। सहायक लड़की ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही थी कि उसका धोखा गुप्त रहे और उसने राजकुमार को मूर्ख बनाया। असली राजकुमारी दुखी थी और रो पड़ी कि उसका घोड़ा फलादा जंजीरों में जकड़ा हुआ था। वो तुरंत उसे देखने खलिहान में गई। बेचारा फलादा वहाँ जंजीरों में जकड़ा हुआ था। ओ फलादा, ये उन्होंने क्या किया? अगर आपकी रानी माँ ने सुना कि क्या हुआ तो वो बहुत परेशान होंगी मेरी राजकुमारी। निराश होकर राजकुमारी ने अपने घोड़े फलादा को छोड़ दिया और कॉनराड के साथ घास के मैदान में हंसों को चराने लगी। थोड़ी देर बाद वो आराम करने के लिए एक पत्थर पर बैठ गई और सोने की क्लिप खोल दिए जिससे उसके बाल बंधे हुए थे। जब कॉनराड ने इन चमकदार हेयर क्लिप्स को देखा तो वो तुरंत राजकुमारी के बालों के पास पहुंचा। वो उन्हें लेना चाहता था। गोल्डन हेयर क्लिप्स, मुझे ये सुनहरे बाल चाहिए। मेरे बालों को छोड़ दो। उड़ाओ पागल हवा, तेज और सीधे उड़ाओ। कॉनराड की टोपी उड़ाओ और ले जाओ। उसी समय ऐसी पागल हवा चली कि कॉनराड की टोपी उसके सिर से उड़ गई। पहाड़ों पर उड़ती हुई टोपी का पीछा करने के बाद कॉनराड ने आखिरकार अपनी टोपी पकड़ ली। राजकुमारी, जिसने अपने बालों को फिर से बांध लिया था, उसने अपने सुनहरे बालों की क्लिप छिपा दी। सूर्यास्त तक हंसों को एक साथ चराने के बाद कॉनराड और राजकुमारी
आखिरकार महल में लौट आए। कॉनराड तुरंत राजा के सामने गया। मैं उस अजनबी के साथ काम नहीं करना चाहता। पर क्यों कॉनराड? वो पागल है। वो अपने घोड़े से बात कर रही थी और मेरी टोपी भी उड़ा दी और मेरा मजाक उड़ा रही थी। इन शब्दों के बाद राजा के मन में संदेह पैदा हो गया। अगले दिन राजा ने गुप्त रूप से राजकुमारी का पीछा किया। राजकुमारी पहले खलिहान में गई और अपने जंजीर वाले घोड़े फलादा से बातें की। घोड़े को बातें करते देख राजा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। फिर वो घास के मैदान में गया जहां कॉनराड और राजकुमारी कल हंस चरा रहे थे, और वो झाड़ी के पीछे छुप गया। थोड़ी देर बाद उसने राजकुमारी के बालों में सुनहरे बालों की क्लिप देखी। उड़ा पागल हवा, तुरंत उड़ा। कॉनराड की टोपी उड़ाओ और ले जाओ। राजकुमारी के इन शब्दों के बाद बहुत ही तेजी से एक पागल हवा चलने लगी और टोपी फिर से उड़ गई। कॉनराड अपनी टोपी के पीछे पहाड़ों तक दौड़ा। इस बीच राजकुमारी ने अपने सुनहरे बालों की क्लिप फिर से अपने बालों में छिपा ली। राजा को ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ और वो चुपके से तुरंत महल में लौट आया। शाम को राजा ने राजकुमारी को अपनी उपस्थिति में बुलाया। उसने उससे उसके बोलने वाले घोड़े फलादा और सुनहरे बालों की क्लिप और जंगली हवा के बारे में पूछा। राजा के ये पूछने पर राजकुमारी रोने लगी। मैं आपको नहीं बता सकती महाराज, अगर मैंने ऐसा किया तो मैं जेल चली जाऊंगी। सच बोलने से बिल्कुल भी मत डरो जवान लड़की, बताओ मुझे। राजकुमारी ने शुरू से राजा को एक एक करके सारी घटनाएं बताईं। रास्ते में उसके साथ जो कुछ भी हुआ था। तो तुम असली राजकुमारी हो, चिंता मत करो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब जाओ और राजकुमारी की तरह तैयार हो जाओ। राजा ने तुरंत अपने पुत्र राजकुमार को बुलाया और उसे सब कुछ बताया। उसी शाम नकली राजकुमारी से बिना कुछ कहे राजकुमार ने महल में भोज का आयोजन किया। असली राजकुमारी राजकुमार के एक तरफ और नकली दूसरी तरफ बैठी थी। असली राजकुमारी की सुंदरता मुग्ध कर देने वाली थी, लेकिन नकली राजकुमारी ने उसे नहीं पहचाना। ये लड़की कौन है और यहाँ दावत में क्या कर रही है? उसे ये इतने सुंदर गहने और सुंदर पोशाक कहाँ से मिली? महल में उपस्थित सभी लोग, मेरे पास आपके लिए कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। राजा ने इस तरह बताना शुरू किया कि राजकुमारी के साथ क्या हुआ था, जैसे कि ये किसी और की कहानी हो। अंत में उन्होंने सभी से पूछा कि झूठ बोलकर लोगों को धोखा देने वाले को कैसी सजा दी जाए। उस झूठे को सबसे भारी सजा दी जानी चाहिए मेरे राजा। उसके पैरों को जंजीर से बांधकर हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहिए। क्या वाकई? लेकिन इस कहानी में तुम ही वो झूठी हो। तुमने अपने आप को खुद दंड दिया है। सैनिकों, इस झूठी को मेरी नजरों के सामने से ले जाओ। इस प्रकार सहायक लड़की को झूठ बोलकर राजकुमारी का जीवन बर्बाद करने की सजा भुगतनी पड़ी। राजकुमार ने उस रात असली राजकुमारी के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। तब राजकुमारी और राजकुमार खलिहान में गए और बात करने वाले घोड़े फलादा को भी बचाया। आखिरकार सच सामने आ ही गया राजकुमारी। अगर आपकी रानी माँ ये पल देखती तो वो खुशी से रो पड़ती। राजकुमारी और राजकुमार ने एक नया जीवन शुरू किया, जिसमें वे अब बहुत खुश थे, और राजकुमारी की नेक दिल परी हमेशा उनके साथ रहती थी, जो उन्हें हमेशा के लिए हर बुराई से बचाती थी।
स्नो वाइट और 7 बौने। एक बार की बात है, एक दयालु रानी थी जो एक बर्फ से सफेद महल में एक मुग्ध वन में रहती थी। एक दिन बर्फबारी को देखते हुए रानी दिवा स्वप्न देख रही थी। बाहर बच्चे चिल्लाते हुए खेल रहे थे। उसने उन्हें देखने के लिए खिड़की खोली और हवा रानी का पसंदीदा रुमाल उड़ाकर ले गई और रुमाल ठीक उस स्नोमैन पर गिरा जो बच्चे बना रहे थे। उन्होंने दयालु रानी की ओर हाथ दिखाकर आभार व्यक्त किया। काश मेरी बेटी होती, बर्फ जैसी सफेद त्वचा, लाल होंठ और एक दयालु दिल। कई महीने बीत गए और दयालु रानी का सपना सच हो गया। जब 9 महीने बाद उसके लंबे समय से प्रतीक्षित इच्छा पूरी हुई और राजा और रानी के घर एक बच्ची पैदा हुई जो दुनिया में सबसे सुंदर थी। उन्होंने उसका नाम स्नो वाइट रखा, लेकिन उसकी खुशी लंबे समय तक नहीं रही। जबकि स्नो वाइट अभी भी एक छोटी लड़की थी, रानी का निधन हो गया और आकाश में तारा बन गई। कुछ साल बाद स्नो वाइट के पिता ने हेला नाम की महिला से शादी की। राजा नई रानी की सुंदरता पर मोहित था और इसलिए उसने कभी महसूस नहीं किया कि वो घमंडी और अहंकारी थी। दर्पण दर्पण एक बात बताओ, सबसे सुंदर कौन बताओ? आप ही मेरी रानी, आप वास्तव में देश की सबसे सुंदर स्त्री है। मुझसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं हो सकता। स्नो वाइट अब एक खूबसूरत युवा महिला हो गई थी। उसके पिता राजा अपने सैनिकों के साथ एक लंबी यात्रा पर गए। जाने से पहले अपनी बेटी को उन्होंने गले लगाया। उदास मत होना स्नो वाइट, मैं वापस आऊंगा। एक दिन दुष्ट रानी हेला ने उसके नौकर डंकव का निर्माण किया। मेरे जादुई दर्पण डंकव का अनावरण करे। चेम्बरलेन डंकव अनाड़ी था। उसने अपने शरीर से कवर हटा दिया। मूर्ख, चले जाओ यहाँ से। रानी ने खुद को आईने में देखा और फिर कहा, दर्पण दर्पण मुझे बता, सबसे सुंदर कौन है, क्या है पता? जादुई दर्पण ने उसे उत्तर दिया, इस भूमि पर मेरी रानी, अब आप सबसे सुंदर नहीं है, स्नो वाइट सबसे सुंदर है। हेला बहुत क्रोधित हुई। ये हो नहीं सकता, मुझसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं। पूरा महल उसके गुस्से से थरथराता हुआ लग रहा था और उसका दुष्ट दिल स्नो वाइट की सुंदरता को नष्ट करना चाहता था। उसने एक योजना बनाई और शिकारी को स्नो वाइट को जंगल में ले जाकर मारने का आदेश दिया। और मुझे उसका दिल ला कर दो। स्नो वाइट ने शाही शिकारी पर भरोसा किया और उसके साथ जंगल में चली गई। रास्ते में उसने जमीन पर एक घायल पक्षी देखा। स्नो वाइट ने उसके पंख ठीक करने में मदद करने के लिए पक्षी को उठाया। उसके पीछे से शिकारी उस पर झपटा और स्नो वाइट को मारने के लिए उसने अपना धनुष निकाला। उसने उस पर निशाना लगाया, लेकिन वो देख सकता था कि स्नो वाइट का दिल मोम की तरह था। उसने घायल पक्षी को पकड़ रखा था और उसने फैसला किया कि स्नो वाइट को मारना गलत है। स्नो वाइट, उसने मुझे तुम्हें मारने का आदेश दिया। मैं तुम जैसे अच्छे और दयालु व्यक्ति को कैसे मार सकता हूँ? कौन मेरी जान लेना चाहता है? रानी हेला, आपको भागना होगा और छुपना होगा। शिकारी ने झूठ बोलकर हेला को गुमराह करने का सोचा और स्नो वाइट के बदले एक जंगली सुअर को मार दिया ताकि वो हेला को सुअर का दिल दे सके।
और हेला को लगे कि स्नो वाइट मर चुकी है। राजकुमारी घबरा गई, अंधेरे जंगल में भाग गई। वो रात भर तेज शाखाओं और चमगादड़ से जूझती रही जब तक उसे आगे का रास्ता नहीं मिला। वो पेड़ से टकरा गई और ठंड अंधेरे से घिरे फॉरेस्ट में सो गई। जब शिकारी महल पहुंचा तो वो सीधा हेला के पास पहुंचा। मैंने आपकी आज्ञा पूरी कर दी है। रानी हेला ने बॉक्स लिया और दिल की जांच की। उसने मान लिया कि स्नो वाइट मर चुकी है और उसकी दुष्ट हंसी से महल गूंज उठा। आखिरकार जब सुबह हुई तो स्नो वाइट के भरे जंगल में आंख खुली। उसके सामने एक प्यारा सा घर था। एक छोटे बगीचे और बाड़ के दीवार के साथ छोटी सी खिड़कियां, एक गोल हरा दरवाजा, एक डोर बेल के साथ। उसने घंटी बजाई लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया और जब वो दरवाजा खटखटाने पहुंची तो वो खुल गया। अंदर सब कुछ इतना छोटा था कि ऐसा लगा जैसे वो खिलौने के घर में हो। छोटे बर्तन, छोटे चम्मच, ग्लास। जब उसे सूप का एक छोटा कटोरा मिला तो भूख लगने के कारण उसने सूप पी लिया और फिर एक छोटे से बिस्तर पर सो गई। कुछ दूरी पर घर के मालिक खदानों में अपना काम करके वापस आ रहे थे। जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वे चुपचाप चले गए और फुसफुसाए। किसी ने मेरी रोटी खाई है। किसी ने मेरी प्लेट का इस्तेमाल किया है। कोई मेरे बिस्तर पर सो रहा है। कितनी सुंदर लड़की है। ओए पकड़ो, अरे पकड़ो, अरे पकड़ो, पकड़ा, ओ नहीं, पकड़ो, अब वो जाग रही है और ब्लैंकेट में छुप रही है। छोटी लड़की, हमसे डरने की जरूरत नहीं, हम 7 बौने हैं। मैं हूं एस और ये है जॉली, एंग्री, क्यूरियस, सिली, शाय और लेजी। ओह, मैं स्नो वाइट हूँ। मुझे खेद है कि मैं आपके घर घुस गई। स्नो वाइट ने उन्हें अपने साथ हुई हर बात बताई और बौने उसकी कहानी सुनकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने कहा कि वो उनके साथ उनके छोटे से घर में रह सकती है, लेकिन केवल एक ही छत पर। हमें गाना बहुत पसंद है। क्या आपकी आवाज सुंदर है राजकुमारी? स्नो वाइट है मेरा नाम। आज महल से मैं बहुत दूर हूँ। मैं आकाश को देखती रहती हूँ, अपनी माँ से बात करती हूँ जो सितारों में है। मुझे जंगल में खुशी मिली है। मेरे छोटे दोस्त मेरी रक्षा करते हैं। उनके छोटे दिल अब उम्मीद से भरे हैं। अच्छे छोटे दिल फिर से जीतेंगे। दूर एक और जमीन में एक युवा
सुंदर राजकुमार था। उसका नाम एंटवान था। उसे रात में बाहर बैठकर सितारों को देखना बहुत पसंद था, जो उसे उसके लोगों की याद दिलाते थे। एक रात उसने तारों भरे आकाश में स्नो वाइट का चेहरा देखा और उसे लगा कि उसे खोजना चाहिए। एक परी ने उसे बताया कि वो खतरे में है और उसने उसे एक जादुई दिल के आकार का हार दिया। तो राजकुमार एंटवान अपने भरोसेमंद घोड़े पर बैठकर उस सुंदर चेहरे को ढूंढने निकला। यहाँ महल में दुष्ट हेला फिर से जादुई दर्पण के सामने खड़ी थी। डंको, जादू दर्पण से पर्दा हटाओ, मुझे अपनी सुंदरता देखने दो। डंकव ने प्रवेश किया, लेकिन कवर दर्पण पर अटक गया था और उसने लगभग उसे खींच लिया। डंकव एक अनाड़ी सेवक था। हमेशा सबसे महत्वपूर्ण समय पर वो अजीब और अनाड़ी बर्ताव किया करता था। हेला लगातार उससे नाराज थी। जब डंकव निकल गया तो हेला ने फिर से दर्पण से पूछा कि वो कितनी सुंदर है। दर्पण दर्पण, मुझे बता, सबसे सुंदर कौन है, तुझे पता? क्षमा करे मेरी रानी, लेकिन स्नो वाइट जो 7 बौनों के साथ रहती है वो इस देश में सबसे सुंदर है। नहीं नहीं, मुझे लगा कि स्नो वाइट मर चुकी है। हेला पूरी रात जागती रही। स्नो वाइट को एक बार हमेशा के लिए मारने के लिए उसने दुष्ट योजना बनाने का फैसला किया। सबसे अच्छा तरीका खुद का रूप बदलना होगा, इसलिए वो एक प्यारे से खरगोश में बदल गई। सुबह बौने काम पर चले गए। एक एक करके उन्होंने गाल पर स्नो वाइट को चूमा और खदान के लिए चल पड़े, एक चेतावनी देकर। अब राजकुमारी, अजनबियों के लिए दरवाजा मत खोलना, ये सुरक्षित नहीं है। जंगल शांत लग रहा था और स्नो वाइट ने बगीचे में फूलों को पानी देना शुरू किया। राजकुमारी ने बगीचे में बैठे एक छोटे खरगोश को देखा जिसे चोट लगी थी। उसने जाकर उसे उठाया और घर के अंदर ले आई। उसने खरगोश की चोट पर पट्टी बांधी और उसे बौने के बिस्तर पर धूप में आराम करने सुला दिया। बनी सोया हुआ लग रहा था, पर जैसे ही स्नो वाइट कमरे से बाहर गई, खरगोश ने अपनी आंखें खोली और कमरे में देखा। और फिर वो उछला 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 और हेला में बदल गया। यही योजना उसने बनाई थी। उसने तकिए में बैंगनी जहर डाला, ये सोचकर कि राजकुमारी वहां सो जाएगी और जहर से मर जाएगी। स्नो वाइट बगीचे में काम करके इतना थक गई थी कि वो आराम करने के लिए अंदर आई। वो उस जहरीले तकिए पर अपना सिर रखने ही वाली थी स्नो वाइट, जब उसने सुना कि बौने घर आ गए हैं। राजकुमारी उनसे दरवाजे पर मिली और रात के खाने के बाद उन्होंने रात भर नृत्य किया। फायरप्लेस के सामने स्नो वाइट सो गई और उसने जो भी किया अच्छा किया, क्योंकि इसके कारण वो जहरीले तकिए पर सोने से बच गई। जब हेला अपने महल में लौट आई, तब डंको उसके दरवाजे की रखवाली कर रहा था। ये सोचकर कि उसकी योजना सफल हो गई है, वो जादुई दर्पण के सामने चली गई। दर्पण दर्पण, मुझे बता, सबसे सुंदर कौन है, पता? मेरी रानी, स्नो वाइट जो 7 बौनों के साथ रहती है वो आपसे अधिक सुंदर है। नहीं 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 नहीं, मुझे इस दुनिया में सबसे सुंदर होना है। मैं स्नो वाइट को मारने की योजना बनाऊंगी। कुछ दिन बाद जब बौने खदान में काम कर रहे थे, स्नो वाइट बौने के फटे हुए कपड़ों की सिलाई कर रही थी और फिर उसने दरवाजे पर एक दस्तक सुनी। दरवाजा 3 बार खटखटाया। स्नो वाइट ने दरवाजे के माध्यम से देखा कि कौन है, और ये एक बूढ़ी बदसूरत महिला थी जिसके पास सेब की एक
मैं एक विक्रेता हूँ। मेरे पास बहुत स्वादिष्ट सेब है। क्या आप खाकर देखना चाहोगी? स्नो वाइट को पहले दरवाजा खोलने से डर लग रहा था, लेकिन उसे लाल सेब बहुत पसंद थे। ये लो, इसका आनंद लो मेरी सुंदर बच्ची, मेरी तरफ से। स्नो वाइट ने बूढ़ी महिला द्वारा दिया गया सेब लिया और एक निवाला खाया। सेब में जहर था। मदद के लिए चिल्लाने से पहले ही वो जमीन पर गिर गई। सड़क के ठीक नीचे राजकुमार एंटवान ने अपने घोड़े को एक पेड़ की छांव में विश्राम के लिए बांध दिया। उसने आकाश में जो सुंदर चेहरा देखा था, उसे खोजने के लिए वो दूर तक यात्रा कर रहा था। सड़क से कुछ दूर उसने एक बूढ़े व्यक्ति को अकेले चलते देखा। वो उससे बात करने जा रहा था, तभी अचानक वो दुष्ट रानी हेला में बदल गई। राजकुमार और उसका घोड़ा स्तब्ध रह गया और उसने पता पूछने का इरादा बदल दिया। देर रात जब बौने घर आए तो उन्होंने देखा कि स्नो वाइट अभी भी फर्श पर बेजान पड़ी है। वे बहुत दुखी हुए और उनके दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। उन्होंने एक सुंदर कांच का ताबूत तैयार किया और उसे देश की सबसे लंबी नदी तक पहुंचाया, ताकि राज्य के सभी लोग उसकी सुंदरता के बारे में जान सके। नीचे की तरफ राजकुमार नदी के किनारे अपने घोड़े पर यात्रा कर रहा था और उसने नाव में कांच के ताबूत को देखा। उसने लड़की के चेहरे को पहचान लिया। राजकुमार बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने ताबूत के कवर को खोला। उसने अपनी जेब से स्टार डस्ट हार लिया और इसे राजकुमारी पर रख दिया। अलविदा राजकुमारी, हमेशा सितारों की तरह चमकती रहना। लेकिन राजकुमार ने हलचल देखी। स्टार डस्ट हार जादुई था और उसे आकाश में देखे गए चेहरे की खोज के लिए पुरस्कृत किया गया था। स्नो वाइट पुनर्जीवित हुई। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने उसे जीवन दान देने वाला एक सुंदर राजकुमार खड़ा था, जिसे देखकर वो आश्चर्यचकित रह गई। जब वे किनारे पर आए तो स्नो वाइट के महल पहुंचे तो उसने और राजकुमार एंटवान ने राजा को सब कुछ बताया। जब राजा को पता चला कि रानी हेला ने स्नो वाइट के साथ क्या किया है, उसने उसे राज्य से निकाल दिया। राजा ने जादू के दर्पण और हेला की सभी वस्तुओं को महल के तहखाने में बंद कर दिया। कई महीनों बाद स्नो वाइट और प्रिंस को प्यार हो गया, इसलिए ये एक अरेंज मैरिज नहीं थी और फिर महल में एक शानदार शादी संपन्न हुई। उन्होंने बौनों को भी आमंत्रित किया और जश्न मनाया और खुशी से जिंदगी बिताने लगे। एक समय की बात है, एक राजा था जो अपनी 12 सुंदर बेटियों के साथ रहता था। वो 12 प्रिंसेसेस के साथ एक बहुत बड़े और सुंदर घर में रहते थे। राजा अपनी बेटियों का पूरे दिल से ख्याल रखता था और जब भी रात को सोने जाता था तो राजा उन्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं देता था। पर हर सुबह जब भी प्रिंसेसेस उठती थीं, तब कुछ अजीब हो जाता था। उन प्रिंसेसेस के जूतों को जैसे किसी ने सारी रात पहनकर नाचकर रखे हुए हों। उस राजा को अपनी बेटियों के लिए हर दिन नए जूते खरीदने पड़ते थे और अगले ही दिन वो सारे जूते इस्तेमाल किए होते थे। ना तो राजा और ना ही उनके महल के सिपाही इस जूतों के राज को सुलझा पा रहे थे।
ये कैसे मुमकिन है? कैसे ये जूतों की जोड़ी एक ही रात में इस्तेमाल किए हुए लग रहे हैं? हुजूर, हम भी नहीं समझ पा रहे। आखिर में राजा ने कहा, जो भी कोई मेरी बेटियों के जूतों का राज सुलझाएगा, उसकी शादी मैं अपनी किसी भी एक बेटी के साथ कराऊंगा, उसे अपना दामाद बनाऊंगा और मेरे मरने के बाद उसी को राजा बना दिया जाएगा। पर उस इंसान के पास सिर्फ 3 दिन और 3 रातें होगी, वरना उसे अपनी बाकी की जिंदगी जेल में बितानी पड़ेगी। उस राज्य के खूब सारे नौजवान और दूसरे देशों के राजकुमार भी महल में इस काम के लिए आए। कई दिनों तक वो उन 12 प्रिंसेस के कमरे के दरवाजे के बाहर पहरा लगाए बैठे रहते थे, पर कोई भी इस राज को सुलझा नहीं पाया और जूते इसी तरह हर रात को पहने हुए होते थे। आखिरकार एक नेक दिल का नौजवान इस काम के लिए आगे आया और फिर वो महल की ओर चल पड़ा। रास्ते में वो एक बूढ़ी औरत से मिला जो बहुत गरीब दिखाई दे रही थी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं बहुत भूखी हूँ, क्या आप मुझे ब्रेड का टुकड़ा दे सकते हैं? उस नौजवान ने अपने बैग में पड़ा सारा खाना उस गरीब बूढ़ी औरत को दे दिया। वो औरत बहुत खुश हो गई क्योंकि इससे पहले वहाँ से जितने भी लोग गुजरे उनमें से किसी ने भी उसे कुछ नहीं दिया था। वो औरत जानती थी कि ये नौजवान बाकी लोगों से अलग है, इसलिए उसने खाने के बदले उस नौजवान को एक जादुई केप दिया। ये जादुई केप लो, जब तुम इसे पहनोगे तो तुम अदृश्य हो जाओगे। जब रात को 12 बजेंगे तब तुम इस केप को पहनकर गायब हो जाना। इस तरह तुम उन जूतों के राज को सुलझाने में कामयाब हो जाओगे। लेकिन ध्यान रहे, वो प्रिंसेसेस तुम्हें कुछ भी पीने को दे तो उसे नहीं पीना। वो नौजवान उस केप को लेकर महल की ओर चल पड़ा और जब वो महल में पहुंचा, उसने कहा कि वो जूतों के राज को सुलझाने आया है। पहले दिन जब वो उन प्रिंसेसेस के दरवाजे के बाहर पहरा दे रहा था, तभी सबसे बड़ी प्रिंसेस नींबू शरबत लेकर बाहर आई। आप प्यासे होंगे ना? हमने ये नींबू शरबत खास आपके लिए बनाया है, इसे स्वीकार कीजिए। वो नौजवान उस बूढ़ी औरत की चेतावनी को भूल गया और उसने वो शरबत पी लिया। शरबत को पीते ही वो गहरी नींद में चला गया। पूरी रात वो खर्राटे मारते हुए एक कमरे में सो गया जो उन प्रिंसेसेस ने उसके लिए बना रखा था। जब सुबह हुई तो वो नौजवान डरकर खड़ा हो गया। मुझे तो जादुई केप पहनकर प्रिंसेस के कमरे में जाना था। दूसरी रात वो फिर से प्रिंसेसेस के कमरे के बाहर पहरा दे रहा था। इस बार दूसरी प्रिंसेस शरबत लेकर बाहर आई। उस नौजवान को पहरा देते देते काफी प्यास लग रही थी और वो रात का इंतजार कर रहा था। बिना सोचे उसने वो शरबत पी लिया और वो फिर से गहरी नींद में चला गया। अगली सुबह जब वो जागा तो उसे उस बूढ़ी औरत की बात याद आ गई। ध्यान रहे, वो प्रिंसेसेस तुम्हें कुछ भी पीने को दे तो उसे नहीं पीना। जरूर उस शरबत में प्रिंसेसेस ने नींद की दवाई मिलाई होगी। उसी वक्त राजा वहाँ पर पहुँचा। 2 दिन बीत गए और तुमने अभी तक उन जूतों के राज को नहीं सुलझाया। अगर आज रात तुम इसे नहीं सुलझा पाए तो अपनी बाकी की जिंदगी जेल में बिताना। राजा ये बात कहकर वहाँ से चला गया। उस नौजवान को आज किसी भी कीमत पर उस राज को सुलझाना था। उसी रात आखिरी बार वो फिर से प्रिंसेस के कमरे के बाहर पहरा देने लगा। इस बार सबसे छोटी प्रिंसेस संतरे का शरबत लेकर बाहर आई, पर इस बार वो नौजवान चौकन्ना था। जब प्रिंसेस वहाँ से चली गई, उसने उस शरबत को गमले में फेंक दिया। आधी रात हो गई थी। उस नौजवान ने जादुई केप पहना और गायब हो गया।
धीरे से उसने प्रिंसेसेस के कमरे का दरवाजा खोला और उसने जो देखा वो देखकर हैरान हो गया। सारी प्रिंसेसेस ने अपने सबसे खूबसूरत बॉल गाउन्स पहनकर नए शूज पहने हुए थे। चलो देखते हैं कि वो नौजवान सो गया कि नहीं। एक प्रिंसेस ने दरवाजा खोलकर बाहर झांका और दूसरी ने दीवार पर अपने कान लगाए। तभी उस नौजवान को ख्याल आया कि उसे खर्राटों की आवाज करनी होगी। सबसे बड़ी प्रिंसेस ने बेड को एक तरफ सरका दिया और 3 बार ताली बजाई। बेड की दूसरी तरफ से एक छुपा हुआ रास्ता खुल गया। उस नौजवान को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। एक एक करके सारी प्रिंसेसेस उस रास्ते से बाहर गईं और नौजवान भी उनके पीछे चला गया। ये छुपा हुआ रास्ता सीढ़ियों की तरफ जा रहा था, जहाँ 100 सीढ़ियाँ नीचे की तरफ जा रही थीं। तब उस नौजवान का पैर गलती से एक प्रिंसेस के स्कर्ट पर पड़ गया। ओह, किसी ने मेरी स्कर्ट पर पैर रखा। ओह पगली, वो तुम ही होगी। जब सीढ़ियाँ खत्म हो गई तो वो जंगल में पहुंच गई। वो ऊंचे पेड़ों से गुजर रही थीं, जिनकी सुंदर सफेद डालियां थीं। नौजवान ने एक डाली तोड़ी और उनका पीछा किया। काफी समय तक चलने के बाद वो प्रिंसेसेस एक नदी किनारे जाकर रुक गईं। उस नदी में 12 नाव थीं और उनमें 12 प्रिंस उनकी राह देख रहे थे। वो प्रिंसेसेस नाव में जाकर बैठ गईं और नौजवान आखिरी नाव में बैठ गया। नाव आज कुछ भारी लग रही है, जैसे कोई और भी इसमें बैठा हो। अजीब है। ओह, सपने देखना बंद करो। नदी पार करके वो सारे एक बड़े चमकदार महल में पहुंचे और उन्हें अंदर से संगीत सुनाई दे रहा था। जब उस नौजवान ने खिड़की से झांका, उसने देखा काफी लोग अंदर नाच रहे थे। जैसे ही सारी प्रिंसेसेस महल के अंदर गईं, वो नाचने लगी। वो नाचते नाचते थक गईं, पर फिर भी नाचते ही रहीं और इसलिए उनके जूते पहने हुए लग रहे थे। नौजवान अपनी भूख को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने टेबल पर पड़ा केक का एक टुकड़ा उठाकर खा लिया। छोटी प्रिंसेस ने ये देखा। मेरा केक हवा में उड़ रहा है, जैसे कोई अदृश्य इंसान उसे खा रहा हो। बकवास बंद करो। नौजवान ने सबकी नजर बचाकर सुनहरा कप टेबल से उठाया। प्रिंसेसेस सुबह होने तक नाचती रहीं। फिर वो नाव में बैठकर नदी पार कर गईं। जंगलों से गुजरते हुए, सीढ़ियों से चढ़ते हुए आखिरकार अपने महल में फिर से पहुंच गईं, पर उनके जूते फिर से पहने हुए थे। वो नौजवान बहुत खुश हुआ क्योंकि उसने आखिर में पहने हुए जूतों का राज सुलझा ही लिया। कुछ देर बाद राजा उस नौजवान के पास गया। तुम्हारा वक्त आज खत्म हो गया। क्या तुम इस राज को जान पाए? जी हाँ हुजूर, मुझे पता चल गया। और फिर उसने राजा को सारी हकीकत बताई। राजा ने पहले उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया, पर जब नौजवान ने राजा को सफेद डाली और सुनहरा कप दिखाया तो राजा को यकीन हो गया और फिर राजा ने अपना वचन निभाते हुए उस नौजवान को अपने पसंद की प्रिंसेस चुनकर उससे शादी करने की इजाजत दे दी। नौजवान ने कहा कि उसे सबसे छोटी प्रिंसेस से शादी करनी है। वो 12 प्रिंसेसेस खुश नहीं थी क्योंकि उनका राज अब सबको पता चल गया था, पर वो नौजवान और छोटी प्रिंसेस शादी करके हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगे।